हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑलरेडी शुरू कर दिया था। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में लिंक आएगा, क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके 3.1 का लेक्चर 1 देख लीजिए। 3.1 में हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज इस लेक्चर 2 में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन देख लो। इन फिगर 3.10, ये फिगर 3.10 है। लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई। ये ए बी दिख रहा है, ये ए बी डी को पैरेलल है, मतलब पैरेलल लाइंस का चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखा है ना अच्छे से पैरेलल लाइंस का वीडियो? ठीक है, यहां पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई, ड्रे, डी आर ई, ये रहा दिख रहा है ड्रे, एंड ए आर ई, ए आर ई कहाँ है? ए आर ई, ये वाला। तो आपको ये वाला फाइंड करना है 1 और ये वाला फाइंड करना है 2। ठीक है, दोनों एंगल का मेजर फाइंड करना है। इन्होंने आपको फिगर में ये 70 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है वो दिया हुआ है। तो जैसे इसके पहले हम लोग ओरली सॉल्व करते थे, इसको भी पहले ओरली सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये 70 है तो ये दिख रहा है यहाँ पे पैरेलल लाइन और ये उसका ट्रांसवर्सल बीच में, तो Z बन रहा है, दिख रहा है? आप बोलेंगे N बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, एक ही लेटर याद रखना, Z उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा या फिर F, ठीक है, या फिर C। तो अब यहाँ पे Z दिख रहा है। अब Z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये 70 है तो ये भी हो जाएगा अपना 70। तो इसको मैंने लेबल कर दिया 70। ओरली सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब अगर ये 70 और ये 40, तो ये जो छोटा ट्राइंगल है डी आर ई, इसके तीनों एंगल का सम तो 180 होगा। 70 प्लस 40 हो जाएगा 110। ठीक है, टोटल 180 चाहिए, तो 110 में क्या ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 110 में 70 ऐड करेंगे तो 180 आएगा ना। तो ये जो एंगल है आर, ये हो जाएगा अपना 70। ओके, अब ये एंगल तो फाइंड कर लिया, देखा ये पूछा था डी आर ई, आपको पूछा है ए आर ई। ए आर ई मतलब ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक लाइन डाला है और दो पार्ट्स बना दिए हैं, उसमें से ये पार्ट 70 और ये पार्ट नहीं पता। स्ट्रेट लाइन पे जब ऐसे हम पार्ट्स बनाएंगे तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब उन दोनों का सम क्या होता है? 180। तो अगर ये 70 है तो 70 में क्या ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा? 70 प्लस वॉट विल गिव मी 180। ये जो वॉट है उसको x लेके सॉल्व करोगे तो 70 को उधर भेजो, 180 माइनस 70 विल गिव यू 110। तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा 110। प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, ये दोनों हम लोगों ने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये वाले चैप्टर का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। जो एंगल्स इन लीनियर पेयर यूज किया है वो भी हमने 8th 7th में सीखा था, और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल है वो भी हमने पैरेलल लाइंस में सीखा था। ठीक है, तो अभी इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो हम लोग को गिवन, फाइंड, वो सब लिखना पड़ेगा ना। मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में भी कि हर क्वेश्चन में आदत डाल लो वो लिखने की। ठीक है, सिस्टमैटिक लगता है। चलो कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। ये ए बी है, ये डी को पैरेलल ए दिया हुआ है, एंड ये दो मेजर्स दिए हुए देखो फिगर में, बी ए डी इक्वल टू 70, एंगल बैड इज 70 डिग्रीज। आप बी ए डी को बी ए आर बार भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको बार पसंद है तो बार लिख दो। और आर ई डी रेड, ये दिख रहा है एंगल रेड आर ई डी, ये 40 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सोल्यूशन हमको ऑलरेडी पता है, सिर्फ हमको देखना है कि लिखना कैसे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले ये लिखा था कि ये ए बी और ये डी ई एक दूसरे को पैरेलल है, और यहाँ पे Z बन रहा है, मतलब कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 70 तो ये भी 70। तो हम लोग वो लिख देंगे जैसे हम लोग पैरेलल लाइंस के चैप्टर में लिखते थे, ऐसे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे Z बन रहा है। Z मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल, इसलिए एंगल ई डी ए, ये वाला एंगल, एंड एंगल बी ए डी बैड, ये वाला एंगल, दोनों Z के अंदर वाले एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो इक्वल होते हैं, पर बैड का वैल्यू क्या है? बैड का वैल्यू है 70 डिग्रीज। एंगल बी ए डी 70, तो बी ए डी की जगह 70 डाला, तो मुझे ई डी ए क्या मिल गया? मुझे ई डी ए मिल गया 70 डिग्रीज। ठीक है, तो मेरा ये वाला काम खत्म हो गया, ये वाला आ गया 70 डिग्रीज। अब क्या फाइंड करना है?
देखो आपको डी आर ई एंड ए आर ई ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं ना। ये वाले छोटू ट्राइंगल में है ये और ये एंगल आपको पता है, आपको सिर्फ ये एंगल निकालना है। हमेशा एक अननोन होगा और आपको एक प्रॉपर्टी पता है तो आप आराम से वो अननोन निकाल सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन से एक अननोन निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन से दो अननोन्स निकाल सकते हैं। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो ये छोटे ट्राइंगल में हमको सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं पता, डी आर ई, और हमको एक रिश्ता पता है। ये तीनों एंगल को ऐड करूंगा तो 180 आना चाहिए, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो वो रिश्ता यूज करके हम लोग ये वाला वैल्यू निकालेंगे। सम ऑफ 70 प्लस 40 प्लस दिस एंगल डी आर ई विल बी 180 डिग्रीज, और वो वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इन ट्राइंगल डी आर ई, ये जो छोटा ट्राइंगल है डी आर ई, इसमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस डी आर ई, तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन ट्राइंगल डी आर ई डी आर प्लस आर ई डी प्लस डी आर ई इज 180 डिग्री। ये ई डी आर क्या है? ये ई डी आर इज नथिंग बट, ये देखो ई डी आर एंड ये ई डी ए दोनों सेम ही एंगल है, और ई डी ए हमने 70 निकाला है। ठीक है, तो ई डी आर भी 70 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 70 सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेड का वैल्यू 40 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, डी आर ई हमको निकालना है। ये 70 प्लस 40 110 आ गया, डी आर ई ऐसे का ऐसा, 180 ऐसे का ऐसा। अगर डी आर ई का वैल्यू चाहिए तो 110 को वहाँ फेंक दो, वहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 110 आपको आ जाएगा 70। तो डी आर ई का वैल्यू आपको आ गया 70। ठीक है, दोनों 70 आ रहा है, गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है, आ सकता है ना सेम। तीनों का एडिशन देख लो, 70 70 140, 140 प्लस 40 180। ठीक है, अब ये एंगल निकाल लिया तो डी आर ई का काम खत्म। अब ए आर ई आर एंगल निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये दूसरा स्ट्रेट लाइन बना के उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, तो ये दोनों एंगल्स एंगल इन लीनियर पेयर है। ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो इसको और इसको ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग 70 को ए आर ई से ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो इसका सोल्यूशन भी एकदम ईजी है, डी आर ई प्लस ए आर ई 180 आना चाहिए, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। डी आर ई का वैल्यू 70 हमने यहीं पे निकाला था, तो ए आर ई का वैल्यू इजीली आ जाएगा। 70 को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 आएगा 110। तो हम लोगों को दो वैल्यूज पूछी थी, दोनों हमने निकाल दी। ओके, सिंपल है ना काफी। ये रहा अपना पूरा सोल्यूशन, अच्छे से समझो, कुछ नया नहीं किया इसमें। ये वाला जो 3 लाइन है ये हमने सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस में बहुत बार अप्लाई किया है, वो यूज करके हमने एक मेजर निकाल लिया। ये ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है वो हमने यही प्रैक्टिस सेट में 2-3 बार यूज कर लिया, वो यूज करके हमने डी आर इक्वल टू 70 निकाला। फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर वाला जो प्रॉपर्टी है ये तो हम 7th-8th स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हैं, अभी भी ये प्रैक्टिस सेट में भी यूज किया है, तो वो यूज करके हमने ये वाला एंगल निकाला। कुछ नया नहीं सीखा है, फिगर देखकर आपको समझना है कि क्या यूज करना। अब यहाँ पे जबरदस्ती आप चाहिए तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज कर सकते हो। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कैसे आएगा? देखो ये 110 मैंने एंगल्स इन लीनियर पेयर से निकाला ना। बहुत बुद्धिशाली लोग बोलेंगे नहीं सर लीनियर पेयर तो 7th स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हैं, बोर हो गए, चलो ना कुछ नया प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कर सकते हैं नया प्रॉपर्टी यूज। ये वाला जो एंगल है ना, ये देखो कैसे आ रहा है ये एंगल, ये वाली साइड को एक्सटेंड करके आ रहा है, तो ये जो है ना ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वाले एंगल के बाजू में ये वाला एंगल है तो वो तो नहीं आएगा, तो इसके लिए कौन रिमोट होंगे? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। थ्योरम क्या बोलता है? जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। दो रिमोट है ना, ये वाले और ये वाले, तो 70 प्लस 40 कितना होगा? 110। तो अगर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज किया तो भी इसका वैल्यू 110 ही आएगा। अभी भी 110 ही आया है, देखो यहाँ पे। तो कोई भी मेथड यूज करो, एंगल का वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, इसमें मैंने नहीं यूज किया क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर बहुत ही इजीली दिख जाता है। रिमोट इंटीरियर एंगल देखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हम लोग वो नहीं देख रहे थे। ठीक है, देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से एंड नोटबुक में कॉपी कर लो। जिन बच्चों को यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करना है कर सकते हो, रॉन्ग नहीं मिलेगा, एक अलग तरीका है वो निकालने का। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। 3 एंगल होते हैं ABC में, उसमें 2 एंगल A और B के बाइसेक्टर्स जो हैं
दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इफ एंगल सी इज 70, एक एंगल का मेजरमेंट भी दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड मेजर ऑफ ए ओ बी। अब ये ए ओ बी कहां बनेगा, देखो एबीसी ट्राइंगल में ए ओ बी तो ट्राइंगल का एंगल नहीं है, तो एक फिगर बनाते हैं, फिर इसका एक्चुअल फिगर अच्छे से बनाऊंगा मैं। लेट्स से मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, ये मैंने ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी। एंगल सी कितना दिया हुआ है 70 डिग्रीज। वो बोल रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए का बाइसेक्टर यहाँ कहीं पे और एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ कहीं पे मिलेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा अपना ओ, ठीक है। और आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये बाइसेक्टर है मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये भी इक्वल, ठीक है। तो ये फिगर बना के गिवन डेटा लिख के हम लोग को ये वाला जो बीच में एंगल है ना वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो ये मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया। गिवन डेटा क्या है कि ये एओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, दिया हुआ है ना बाइसेक्टर, एंड जो बीओ है वो एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़े करना, और ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ये बड़े एंगल के दो इक्वल टुकड़े करता है, ये दो इक्वल टुकड़े हैं, ठीक है। अभी एंगल सी का वैल्यू भी 70 दिया है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओके। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 70 दिया है, ये यूज करके ये और ये दो एंगल तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। अगर ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है, छोटू ट्राइंगल ओ ए बी, अगर इसमें आपको इसका और इसका वैल्यू मिल गया तो आप 180 सम ले सकते हो तीनों एंगल का और ये वाला एंगल निकाल सकते हो। आपको तीनों एंगल मिलना जरूरी है क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसने पूछा है क्या, नहीं उसने पूछा नहीं है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका और इसका सम निकाल लूं तो मुझे चलेगा ना, दोनों अकेला इंडिविजुअली नहीं निकालूं और दोनों का सम निकाल लूं तो भी चलेगा। तो वो दोनों का सम यूज करके मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, देखो ये बड़ा ट्राइंगल, देखो ये बड़े ट्राइंगल में एक ये एंगल है, एक ये है और एक ये है, तीनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। अब यहां पे मुझे ये पूरे एंगल में इंटरेस्ट नहीं, मुझे उसके आधे एंगल में इंटरेस्ट। ये पूरा एंगल है, ये उसका आधा एंगल है, करेक्ट। यहां पे भी मुझे पूरे एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये आधे एंगल में इंटरेस्ट है। ये आधा एंगल क्या है, ये आधा एंगल ओ ए बी जो है इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस बिग एंगल ए, है ना। ये पूरे एंगल का आधा है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल टुकड़े हैं, इक्वल टुकड़े मतलब ये भी आधा ये भी आधा, दोनों मिला के पूरा एंगल बना देंगे। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल जो है इट इज हाफ ऑफ दिस एंगल ए, मैं बोल सकता हूं ये वाला जो एंगल है इट इज हाफ ऑफ दिस एंगल बी, है ना, इधर भी बाइसेक्टर है देखो। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये जो एंगल है सी ए ओ एंड ओ ए बी, ये वाला जो एंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों आधा आधा एंगल है किसका, ये पूरे एंगल का हाफ टुकड़ा है ना। तो मैं लिख सकता हूं सी ए ओ एंड ओ ए बी इक्वल टू हाफ टुकड़ा ऑफ व्हाट एंगल ए, ये पूरा एंगल। हमको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सी ए ओ में, तो अगर आप सी ए ओ नहीं भी लिखोगे ना यहाँ पे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है और ये पूरे बड़े एंगल के आधे आधे टुकड़े हैं, ठीक है। इक्वल टू हाफ एंगल है, रीजन क्या लिखेंगे, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे। फिर सेम चीज यहाँ पे भी करो, ये जो एंगल है सी बी ओ और ये एंगल ओ बी ए, ये भी इस पूरे एंगल के हाफ है, बाइसेक्टर है तो इक्वल टुकड़े बनते हैं ना, तो मैंने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल बी, बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल बी। अब ये जो है ना ये बहुत काम आने वाला है। अब ये पूरा ट्राइंगल देखो ए बी सी, ये पूरे ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आएगा 180 डिग्री। ये पूरा एंगल देखो, अभी ये बाइसेक्टर देखो ही मत, ठीक है, ये पूरा एंगल देखो, ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 आएगा ही, बिकॉज ट्राइंगल है। तो मैं लिख सकता हूं ना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, therefore एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। तो मैंने यहां पे लिख दिया वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जिसका वैल्यू 70 दिया हुआ था, देखो यहाँ पे एंगल सी की जगह पे 70 क्वेश्चन में ही दिया था, तो हम लोगों ने उसके जगह पे 70 लिख दिया, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू नहीं पता है आपको, तीनों को ऐड करके 180 आएगा।
एंगल ए प्लस एंगल बी निकालना है तो 70 को उधर फेंक दो, उधर माइनस हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 110 आ गया। एंगल ए मतलब ये पूरा एंगल, एंगल बी मतलब ये पूरा एंगल। मुझे पूरे एंगल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है जिसके लिए मुझे ये आधा एंगल और ये आधा एंगल चाहिए। आधा एंगल मतलब हाफ ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। आप दोनों साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, नॉन जीरो नंबर से। तो मैंने इसको हाफ से, इसको हाफ से और इसको हाफ से, तीनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा मुझे, इसके जगह पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल है, इसके जगह पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल बी इक्वल टू इसके जगह पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 110। ये 2 और 110 दोनों एक टेबल में जाते हैं तो आप कट कर सकते हैं। 2 1s are और ये हो जाएगा 2 5s are 10, 1 रिमाइंडर, 2 5s are 10, 55 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे आएगा ओ ए बी प्लस ओ बी ए इक्वल टू 55 डिग्री। ये कहाँ से आया ओ ए बी प्लस ओ बी ए इक्वल टू 55 डिग्री? ये देखो 1 में ओ ए बी इज नथिंग बट हाफ ए, तो हाफ ए के जगह पे मैंने ओ ए बी लिखा, और हाफ बी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ओ बी ए। तो ये जो फ्रॉम 1 and 2 है ये यहाँ पे आएगा नीचे, क्योंकि आपने वैल्यू रिप्लेस किया ना, इसके जगह पे ये लिखा, इसके जगह पे लिखा। क्यों लिखा ओ ए बी और ओ बी ए? क्योंकि आपको हाफ एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ये छोटू ट्राइंगल है ना उसके एंगल्स में इंटरेस्ट है। तो उसका एंगल एक है ओ ए बी और दूसरा एंगल है ओ बी ए, ओबा। ठीक है, तो ओ ए बी और ओ बी ए इसके जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपको मिल गया ये वाला ओ ए बी प्लस ओ बी ए इक्वल टू 55 डिग्री। अब बहुत ही ईजी हो गया, आपको इसका इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए, आपको दोनों का सम भी चलेगा। ये छोटा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ओ ए बी, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री आएगा? ऐसे मत सोचो अरे सर ये तो छोटू ट्राइंगल है। छोटू बड़ा कैसा भी ट्राइंगल हो, हर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 है। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ठीक है, तीनों एंगल का सम आएगा 180। मुझे ये निकालना है, याद रखना, ए ओ बी मुझे कैलकुलेट करना है, और ओ ए बी प्लस ओ बी ए तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। तो ये कैसे आएगा, मैंने लिखा ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी 180 डिग्री। ये वाला जो दो सम है ये मैंने कैलकुलेट किया 55 डिग्री ऊपर से, तो उसकी जगह लिख दिया 55 और ए ओ बी ऐसे का ऐसा, 180 इधर ही। अगर ए ओ बी का वैल्यू चाहिए तो ए बी को इधर ही रखो और 55 को उधर भेजो। यहाँ पे प्लस 55 था, वहाँ जाके माइनस 55 होगा, 180 से माइनस 55 निकालेंगे तो आपको आएगा 125 डिग्री। यही तो पूछा था उसने। ओके, सिंपल है ना? एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो, ऐसे मत सोचो कि सर ये कैसे समझेगा कि हाफ एंगल लेना है। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन पहले ओरली आपको बोलता हूं कि दिमाग में सोचना है कि ये क्वेश्चन में दिया क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज हमको पता है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक ही एंगल दिया था और कोई एंगल्स दिया ही नहीं था, और पूछा ये था। एक थ्योरम है डायरेक्टली जो आपको इसके और इसके बीच में रिश्ता बता देता है, लेकिन वो थ्योरम यहाँ पे दिया नहीं है आपको टेक्स्ट बुक में, तो हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मिल जाएगा, 4-5 लाइन में आंसर आ जाता है उससे, बट हम नहीं यूज करेंगे अभी वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180, और यहां से और यहां से मैं इसके आधे एंगल इसके साथ और इसके साथ रिश्ता निकाल लूंगा। जैसे ही वो दोनों का सम मिल गया, मैं इसके साथ उसको लिंक करके इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से, वीडियो पॉज करो और नोटबुक में कॉपी करो। ये ध्यान से करना है कॉपी, हर एक लाइन आपके समझ में आना चाहिए क्यों किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 3.11, ये वाला फिगर, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ये पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पैरेलल लाइन सेकंड चैप्टर में देखे हुए हैं। रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड पी क्यू डी। ये जो पी टी है ये बी पी क्यू का बाइसेक्टर है, मतलब क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। एंड रे क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू डी, पी क्यू डी ये रहा, क्यू टी उसका बाइसेक्टर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। आपको प्रूव करना है दैट मेजर एंगल पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करेंगे 90 डिग्री प्रूफ, थोड़ा देखो अच्छे से, फिगर को समझो। ये जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस दिया है, यहाँ पे आपको वो कुछ रिश्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ता यूज करके
आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2 में 8th क्वेश्चन जो था ना पैरेलल लाइंस में, वहां पे हमने सिमिलर पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसमें तो 2 एक्स्ट्रा ये भी दिया था, देखो यहां पे बोला था कि ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। हमने कैसे प्रूव किया था ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोगों ने ये एंगल 90 डिग्री प्रूव किया था। फिर हमने बताया था कि ये पूरा एक रेक्टेंगल बन सकता है। जो ये क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 3 में, उसमें तो सिर्फ यही वाला एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री, तो इससे तो काफी इजी होना चाहिए वो। अगर ये 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है ना आपको, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने प्रॉब्लम सेट 2 के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम सेट 2 का ये क्वेश्चन नहीं है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 3.1 का है, लेकिन सिमिलर है। ठीक है, अगर ये आता है तो वो आना चाहिए, ऐसे मत सोचना कि कुछ नया पूछ लिया, कुछ नया नहीं पूछा है, सेम चीजें जो यहाँ पे यूज करी है वहां पे भी करनी है। चलो सॉल्व करते हैं अभी 3.1 वाला। शायद इसलिए हिंट के यहाँ पे भी उसने क्वेश्चन नंबर 8 ही ये दिया हुआ है, वहां पे भी 8 था ना, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा ऐसे 2 लाइन और थे वहां पे, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, सीधा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, मुझे चाहिए कि ये 90 है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, क्या इसका और इसका? मुझे उसके वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ प्रूव करना है कि ये 90 आ गया तो मेरा काम खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम क्या होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल और ये उनका ट्रांसवर्सल, तो सी बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो एक क्वेश्चन को पहले ओरली सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक मेथड जो अभी मैंने 7th क्वेश्चन में बताया वैसे, या फिर जो आपने पैरेलल लाइंस के चैप्टर में यूज किया था वैसे। अब हमको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो उसको हम लोग ले लेते हैं एक्स और एक्स, जो भी मेजर है, हमको मेजर नहीं पता लेकिन इक्वल आएगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर है। वैसे ही ये वाला जो लाइन है क्यूटी, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। मेजर क्या होगा वो नहीं पता, तो हम लोग उसको ले लेते हैं y। ओके, अब ये x और y को मत देखो, सिर्फ ये c को देखो। ठीक है, ये c में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो c मतलब कौन से एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये 2 एंगल है ना, पी क्यू डी, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आना चाहिए 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होना चाहिए इंटीरियर एंगल, पैरेलल है ना लाइंस। बीपी क्यू क्या है? ये वाला एंगल है x प्लस एक्स विच इज नथिंग बट 2x, एंड ये वाला एंगल क्या है? पी क्यू डी, y प्लस वाई विच इज 2y, इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, इधर x बचेगा इधर y बचेगा, है ना, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिया, और राइट साइड में इक्वल टू 180 डिग्री। ये x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए 2 को इधर भेजो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो मुझे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। अब ये छोटू ट्राइंगल देखो पी टी क्यू, आपको प्रूव क्या करना है कि ये एंगल जो है वो 90 है, तो ये ट्राइंगल पी टी क्यू देखो, ये ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन सम करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो क्या मिलेगा मुझे? x प्लस वाई प्लस पी टी क्यू। ठीक है, ये 3 एंगल है उसमें, तो मैं बोलूंगा x प्लस वाई प्लस एंगल पी टी क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमेशा ये प्रॉपर्टी ट्रू होता है। ये छोटू ट्राइंगल जो दिख रहा है वो x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई 90 है, तो x प्लस वाई की जगह पे 90 डाला, प्लस पी टी क्यू ऐसे ही लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। पी टी क्यू को इधर ही रखा, और ये 90 जो इधर प्लस है वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 डिग्री। तो मुझे पी टी क्यू का वैल्यू मिल गया 90 डिग्री, यही पूछा था ना, यही प्रूव करने बोला था, तो प्रूफ तो इतना सही है। और ये जो एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने पैरेलल लाइंस में ऑलरेडी यूज किया हुआ है, याद है आपको? यहां देखो, ये 8th क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया था, एक्स एक्स एम एम वाई वाई एल एल,
याद है, ब्रैकेट में निकाल के फिर x प्लस वाई इक्वल टू 90 आया था यहाँ पे भी, यही यूज करके हम लोगों ने प्रूव किया था यहाँ पे। तो सिमिलर थियोरी यहाँ पे यूज किया और पीटी क्यू इक्वल टू 90 प्रूव किया। आया समझ में? इसको एक और वे कौन सा है सॉल्व करने का, जैसे हमने 7th क्वेश्चन में सीखा था। 7th क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे 7th क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा आया, उसके बाद दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया था ना, ये चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखने जाएंगे ना तो दोनों सेम है। इधर भी देखो ना, एंगल बाइसेक्टर वाला ही प्रॉपर्टी था ना, इधर भी मैं एक्स एक्स वाई वाई लेके इसको सॉल्व कर सकता था। एक्स और एक्स वाई वाई लेके इजी लगता है क्या? ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्या? तो मैं 7th क्वेश्चन भी वैसे आपको सॉल्व करवा सकता हूँ, या तो मैं 8th कराता हूँ और 7th आप खुद से करो। ठीक है, 8th में आपको दोनों मेथड से बताता हूँ, ये वाले मेथड से भी बताता हूँ और ये एक्स वाले मेथड से भी बताता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं 8th वाला। अभी समझ में आ गया ना 8th में हम लोग ने क्या किया? देखो प्रूव तो कर दिया, अब इसको लिखना कैसे वो देखते हैं। ये x क्या लिया, y क्या लिया, वो सब बताना पड़ेगा ना। ये 180 क्यों आया? क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री है। सब कुछ लिख कर बताना पड़ेगा। ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि टीचर को आता है तो क्यों लिखना है। टीचर को तो सब आता होगा, होपफुली टीचर को सब आता होगा, तो कुछ नहीं लिखोगे, ऐसे लिख दोगे। क्वेश्चन लिखा है, फिर लिखोगे टीचर यू नो द आंसर टू दिस, इफ यू नो देन गिव मी फुल मार्क्स, इफ यू डोंट नो देन गिव मी 0। तो टीचर 0 के साथ एक लाफा देगी, ऐसा लिखा दो। ठीक है, सोल्यूशन पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो इसका कैसे लिखेंगे सोल्यूशन एक्स और वाई टर्म्स में? तो ऐसे आएगा सोल्यूशन। पहले ये समझ लो, गिवन क्या लिखेंगे। डेटा दिया है लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, तो हम लोग ने वो लिख दिया यहाँ पे। एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, तो वो लिख दिया। रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ बी पी क्यू पी क्यू डी, पी टी एंड क्यू टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ बी पी क्यू पी क्यू डी। टू प्रूव है यहाँ पे। टू प्रूव क्या है? मेजर एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे प्रूफ लिखा। प्रूव है ना, नहीं तो हम सोल्यूशन लिखते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बी पी टी एंड टी पी क्यू ये दोनों एंगल इक्वल आने वाले हैं, बिकॉज रे पी टी बाइसेक्ट्स बी पी क्यू, मतलब इसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा लेट बी पी टी इक्वल टू टी पी क्यू इक्वल टू एक्स डिग्रीज, और रीजन में लिखा रे पी टी बाइसेक्ट्स बी पी क्यू। वैसे यहाँ पे ये जो क्यू टी है, इट बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू डी, ये वाले एंगल के दो इक्वल टुकड़े बना रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, डी क्यू टी इक्वल टू टी क्यू पी, ये दोनों एंगल, उसको y और y ले लिया। ओके, अब ये हम लोग ने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ये हमको पता है। तो हम बोल सकते हैं बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी आर इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैं बोल सकता हूँ बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आएगा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देख लो क्या किया मैंने, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अगर ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180। तो बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है। अब बी पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ बी पी टी प्लस टी पी क्यू। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये बड़ा एंगल इज इक्वल टू ये छोटू एंगल प्लस ये छोटू एंगल। सिमिलरली पी क्यू डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू टी प्लस डी क्यू टी, सेम एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंड बाद में उनके जगह पे उनका वैल्यूज एक्स एक्स वाई वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो बी पी क्यू की जगह पे लिख देंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंड पी क्यू डी की जगह पे लिख देंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहाँ पे बी पी क्यू को लिख दिया बी पी टी प्लस टी पी क्यू, एंड पी क्यू डी को लिखा डी क्यू टी प्लस टी क्यू पी। ये 180 सेम, और ये एक ही एंगल को दो एंगल में स्प्लिट किया ना, और ये एक एंगल को दो एंगल में स्प्लिट किया। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, एक एंगल को दो एंगल का सम एडिशन करके बताना, उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। पैरेलल लाइंस के चैप्टर में हमने यूज किया है ये। बीपीटी का वैल्यू क्या है, देखो बीपीटी का वैल्यू है x, टीपीक्यू का वैल्यू भी है x, डीक्यूटी का वैल्यू है y, एंड टीक्यूपी का वैल्यू है y। तो ये इसके जगह पे x x y y लिखा फ्रॉम 1 and 2, ये वाला यूज करके x प्लस एक्स इज 2x, y प्लस वाई इज 2y, 180 की जगह पे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों में 2 है, तो 2 बाहर लिया, अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, दोनों 2 में जाते हैं, कट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1s आर, और ये हो जाएगा 2 9s आर 18, 2 0s आर 0। तो आपको आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 90। ओके, अब x प्लस वाई इक्वल टू 90 आ गया, तो हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है ना, इसमें x प्लस वाई प्लस पी टी क्यू,
तीनों एंगल का सम 180 आएगा बिकॉज ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। वो यूज करके और x प्लस वाई इक्वल टू 90 यूज करके प्रूव कर देंगे कि पी टी क्यू 90 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये ट्राइंगल पी टी क्यू जो है, ये वाला ट्राइंगल पी टी क्यू, इसके तीन एंगल x प्लस वाई प्लस पी टी क्यू है ना, ये जो ट्राइंगल प्रूव करना है, जो एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस एंगल पी टी क्यू आएगा 180, x प्लस वाई प्लस पी टी क्यू 180। x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 लिखा। और ये कहाँ से मिला 90? ये 90 हम लोग को मिला फ्रॉम 3 से, यहाँ से लिया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 90, इसके जगह पे 90। पी टी क्यू ऐसे रहने दिया, 90 को उधर भेजा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90। तो पी टी क्यू का वैल्यू आ गया 90, यही पूछा था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस कॉमा प्रूव्ड। उसने जो पूछा था हमने प्रूव कर दिया। कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन देखने जाएंगे ना तो सॉल्यूशंस बहुत ही छोटे हैं इसके, बहुत ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, ये दिख रहा है, ये एक ही इक्वेशन सॉल्व करने में मैंने 5 लाइन लगा दिया है, यहाँ पे और एक इक्वेशन सॉल्व करने में 4 लाइन लगाया, बहुत ही ईजी है। तो ऐसे मत सोचो अरे एक्स लिया वाई लिया ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आने वाला है ना 9th 10th में ज्योमेट्री में, तो ये एक्स और वाई लेके सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। बट इसका आदत हो जाएगा तो ही, अगर इसकी आदत आपको नहीं लगी ना तो आप हमेशा एक्स और वाई लेने से डरेंगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है। मैं ये सेम क्वेश्चन हाफ से मल्टीप्लाई करके भी आपको सिखाऊंगा, आपको हो सकता है इजी लगे, लेकिन वो हाफ वाला ना देख के क्लिक नहीं होता है। एग्जाम में कोई नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये एक्स और वाई देख के आपको समझ आ जाता है कि यूज कर सकते हैं। वो हाफ से मल्टीप्लाई करना थ्रू आउट, वो आउट ऑफ द बॉक्स बाहर से सोच के लाना पड़ता है। ठीक है, सोल्यूशन देख लो एक बार, कॉपी कर लो। ये सेम क्वेश्चन मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके भी आपको सिखाऊंगा, जो सेवेंथ क्वेश्चन में था ना, सेम वही मेथड यूज करके। ओके, कर लिया कॉपी? एकदम ध्यान से एक एक स्टेप कॉपी करो, बिल्कुल भी ऐसे अज्यूम मत करो बहुत डिफिकल्ट है, सेकंड मेथड बहुत इजी है इसलिए ध्यान नहीं देना है। दोनों मेथड एकदम अच्छे से आने चाहिए। ओके, तो ये मेथड 2 से देख लो, सेम सोल्यूशन, इसका ही प्रूफ करना है। ये एक्स और वाई अब हम नहीं ले रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन में जो मेथड यूज किया था सेम यूज करेंगे। तो ये जो एंगल है, ये एक एंगल, ये दो एंगल, बी पी टी एंड टी पी क्यू, दोनों एंगल ये पूरे एंगल के हाफ है ना, क्योंकि ये जो लाइन है ये इनको दो इक्वल टुकड़े में बांट रहा है, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों मिला के पूरा बनाता है। तो ये मैं बोल सकता हूं ये एंगल इन ये एंगल और हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ बीपी क्यू, बिकॉज रे पी टी बाइसेक्ट्स बीपी क्यू। वैसे यहां पे देख लो, मैं बोल सकता हूं डी क्यू टी एंड टी क्यू पी, ये दोनों एंगल आर इक्वल टू हाफ ऑफ ये पूरा एंगल विच इज हाफ ऑफ पी क्यू डी, बिकॉज रे क्यू टी ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल टुकड़े में बांट रहा है, इसलिए आधा आधा बट रहा है ना। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़ों में काटना। फिर ये तो हो गया, फिर सेम रे ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकता हूं बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी, सी बन रहा है, दोनों का सम आएगा 180 डिग्रीज बिकॉज इंटीरियर एंगल्स है। बी पी क्यू और पी क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे बीपीक्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये छोटे ट्राइंगल में इंटरेस्ट है। तो बीपीक्यू में अगर जबरदस्ती ये छोटा ट्राइंगल का कोई एंगल लाना है तो मैं ये ला सकता हूं ना, क्योंकि ये एंगल बीपीक्यू का हाफ है। और पीक्यूडी में जबरदस्ती लाना है तो मैं ये एंगल ला सकता हूं बिकॉज ये पीक्यूटी एंगल पीक्यूडी का आधा टुकड़ा है, हाफ है। तो मैंने क्या किया, ये पूरे इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ बीपीक्यू क्या होता है, हाफ बीपीक्यू के जगह पे मैं लिख सकता हूं टीपीक्यू। क्यों टीपीक्यू लिखा और ये नहीं लिखा, क्योंकि टीपीक्यू जो एंगल है टीपीक्यू ये छोटे ट्राइंगल का एंगल है, तो ये काम आने वाला है। अगर टीपीक्यू नहीं लिखते और ये लिख लेते ना बीपीटी, तो कुछ काम नहीं आता, वो एंगल से क्या करोगे, यूजलेस है वो एंगल। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने टीपीक्यू लिखा है इसके जगह पे। सिमिलरली पीक्यूडी, हाफ पीक्यूडी के जगह पे लिखा टीक्यूपी, और हाफ ऑफ 180 क्या आएगा, 2 9s are 0s are, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कट करके बता दूं क्या, चलो कट कर लेते हैं, 2 1s are और ये हो जाएगा 2 9s are 0s are, तो 90 डिग्री आया। अब सेम वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ट्राइंगल पीटीक्यू में 3 एंगल है, देखो टीपीक्यू, फिर पीक्यूटी एंड पीटीक्यू।
पीटी क्यू वो एंगल है जो हमको प्रूव करना है 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल का सम आएगा आपको 180 डिग्री। उसमें से ये जो दो एंगल का सम है वो देखो यहाँ पे हमने निकाला है कितना है 90 डिग्री, तो उसके जगह पे हम लोगों ने 90 डिग्री लिखा और रीजन लिख दिया फ्रॉम 3। पीटी क्यू के जगह पे पीटी क्यू, 180 की जगह पे 180, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाले के जगह आपने ये वाला टर्म लिखा है, बाकी पूरा सेम है। फिर ये पीटी क्यू को इधर ही रखा, 90 को उधर भेज दिया, तो 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इज 90। यही पूछा था, पीटी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये सोल्यूशन मेथड 2 जो है वो पहले मेथड से छोटा है, लेकिन ये क्लिक होना चाहिए कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। अगर ये क्लिक नहीं हुआ ना तो आपको ये सोल्यूशन नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लिक हो जाएगा, हो सकता है क्लिक हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने दोनों मेथड कराए। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो रट्टा मार लेंगे। अभी रट्टा मार रहे हो तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि बाय हार्ट करके ज्योमेट्री तो होने नहीं वाला। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा, सब रटा हुआ जो है वो कुछ काम नहीं आने वाला। ओके, तो ये मेथड का भी एकदम आराम से पॉज करो और ये कॉपी करो। सेम है, पहला मेथड और ये मेथड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहां पे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया और एक्स वाई नहीं लिया। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हो, लेकिन अभी दोनों मेथड समझना है। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि एक मेथड देख लिया सर दो मेथड का क्या करना है, एक ही मेथड से तो सॉल्व करने वाले एग्जाम में, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई अलग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए जहां पे आपको मेथड 1 इजी लगे। ठीक है, तो दोनों मेथड आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट करते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.12, ये रहा फिगर 3.12, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। पहले इसको ओरली सॉल्व करते हैं। एंगल ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल आपको नहीं दिए, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है। यहां देखो ये 70 है, ये दिख रहा है यहाँ पे एक्स बन रहा है, तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो अगर ये 70 तो उसके सामने वाला भी 70, तो बी आपको क्या आ गया 70 डिग्री। यहां पे देख लो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन डाल के दो टुकड़े बनाए हैं। ठीक है, दो टुकड़े बनाए मतलब क्या कि ये 100 प्लस ये जो भी एंगल होगा 100 प्लस सी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये लीनियर पेयर है, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 100 विच इज नथिंग बट 80 डिग्री। सी मिल गया आपको, अब सी आ गया 80 डिग्री। अब ये छोटू ट्राइंगल देखो, ए प्लस बी प्लस सी 180 होना चाहिए, बिकॉज ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी के जगह पे क्या है 70 प्लस सी के जगह पे 80 डिग्री, ये टोटल आ जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 हो जाएगा 150 इक्वल टू 180 डिग्री। 150 को उधर फेंक दो, 180 माइनस 150 डिग्री कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ए का वैल्यू भी आपने निकाल लिया 30 डिग्री। इतना टाइम पास क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बी निकाला, फिर यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर से सी निकाला, फिर ये ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री यूज करके ए निकाल लिया। ठीक है, तीन अलग अलग चीजें यूज करके तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाली। इजी है ना? पक्का खुद से लिखने को ट्राई करना है क्या? देखना है प्रूफ कैसे लिखते हैं या सोल्यूशन कैसे लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, फिर मैं जो सोल्यूशन दिखा रहा हूं उससे कंपेयर कर लेना। बट ये समझ में आ गया ना कि एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। चलो करो खुद से सॉल्व जल्दी से। अभी खुद से क्या पूरा दे ही दिया है, सिर्फ लिखना कैसे वो आपको खुद से डिसाइड करना है। ऐसे आएगा सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें गिवन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि फिगर में सबको नाम देना पड़ेगा, एंगल पी क्यू आर, फिर नाम लिख के देने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, फाइंड क्या करना है, मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, पहले लिख दिया b इज इक्वल टू 70। क्यों b इज इक्वल टू 70? बिकॉज दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। फिर यहाँ पे c प्लस 100 हो जाएगा 180, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर है। 100 को उधर भेजा, 180 माइनस 100 आ जाएगा 80, तो c का वैल्यू मिल गया 80। फिर वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसलिए a प्लस बी प्लस सी 180 आना चाहिए। a का वैल्यू नहीं पता, b का वैल्यू 70, c का वैल्यू 80। सब्स्टिट्यूट किया, 70 प्लस 80 150, 150 उधर भेजा तो माइनस 150, 180 माइनस 150 30। तो आपको देखो ए बी सी तीनों का वैल्यू मिल गया। बहुत ही पपलू क्वेश्चन पूछा था 9th वाला। वीडियो पॉज करके कंपेयर करो, आ गया समझ में? नेक्स्ट करते हैं।
10th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 3.13, ये वाला फिगर, लाइन डी ई पैरेलल लाइन जी एफ, ये डी ई है, ये जी एफ को पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर्स ऑफ डी ई एफ एंड डी एफ एम। ई जी जो है ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। लेट्स से हम लोग इनको अभी लिख लेते हैं एक्स एक्स, एंड एफ जी डी एफ एम का बाइसेक्टर है, एफ जी डी एफ एम का बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो उसको नाम दे देते हैं वाई वाई। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है डी ई जी इज हाफ ई डी एफ। डी ई जी इधर है x और ई डी एफ मतलब देख रहा है ये वाला एंगल, ये तो प्रूव करना है ये वाला एंगल जो ये इसका आधा है। रिश्ता इसका और इसका निकालना है। ठीक है, एंड ई एफ इक्वल टू एफ जी है, ई एफ एंड एफ जी ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन बिना एक्स और वाई लिए कर ही नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने जब 8th क्वेश्चन आपको मेथड 1 से सिखाया था ना एक्स वाई लेके, तब बोला था जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना उसमें आप हाफ मल्टीप्लाई करके सब करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्स वाई ही सही तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे कि ये ई जी इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्स हो गया, एंड ये एफ जी इसका बाइसेक्टर है, तो ये और ये वाई हो गया। ठीक है, तो इसको पहले ओरली सॉल्व करते हैं। लाइन डी ई पैरेलल जी एफ दिया है, डी ई और जी एफ पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये दिख रहा है एफ बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये एंगल और ये एंगल एफ के अंदर, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस। तो दिस एंगल पूरा क्या है? ये है 2x, और ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल है y। तो मैं बोल सकता हूँ 2x इज इक्वल टू y। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना तो मैं क्या बोलूँगा? x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1/2y। ये ऐसे लिख सकते हो ना, y/2 के जगह पे इसको ऐसे लिख दो 1/2 इंटू y। ठीक है, सेम ही होता है वो। तो ये मुझे मिल गया। मुझे देखो क्या प्रूव करना है, डी ई जी इक्वल टू हाफ ई डी एफ। ई डी एफ कहाँ पे? अपना ई डी एफ इधर है, ये वाला एंगल। ठीक है, और डी ई जी का वैल्यू देखो x है, x तो मिल गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये f लिया ना, पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट एंगल भी पॉसिबल है। ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है कहाँ पे? चलो एक बार वो डार्क करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे डी ई और जी एफ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, z बन रहा है, दिख रहा है। तो z के अंदर क्या एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला जो एंगल है ई डी एफ विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है? y। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू y। अब मुझे बताओ, ये y के जगह पे मैं ई डी एफ लिख सकता हूं, ये x के जगह पे मैं डी ई जी लिख सकता हूं। वही पूछा है ना, डी जी इक्वल टू हाफ ई डी एफ। तो ये x के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ये x के जगह पे मैंने लिख दिया एंगल डी ई जी इक्वल टू ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ये y के जगह पे क्या लिख दिया? y के जगह पे लिख दिया ई डी एफ। हो गया प्रूफ फर्स्ट वाला, यही तो पूछा था उसने। तो सिर्फ पहले क्या लिया? ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, उससे पता चला 2x इज इक्वल टू वाई। फिर ऑल्टरनेट एंगल लिया ऐसे, उससे पता चला ये वाला एंगल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दोनों यूज करके फर्स्ट वाला एकदम इजीली प्रूव हो गया। आ गया समझ में? तो ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सेकेंड वाला बताता हूं। सेकेंड वाले के लिए एक थ्योरम यूज होने वाला है, जो थ्योरम मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट लिखते कैसे देख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिख दिया डी ई जी एफ ई जी दोनों x है, डी ई जी एंड एफ ई जी दोनों x x, बिकॉज ई जी बाइसेक्स डी ई एफ, ये दिया हुआ है। सिमिलरली यहां पे देखो एफ जी बाइसेक्स डी एफ एम, ये वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा? जी एफ डी एंड जी एफ एम, ये दोनों एंगल इक्वल टू वाई होंगे, बिकॉज इक्वल होंगे, एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। ये देखो ऐसे एफ बन रहा है यहाँ पे,
ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल क्या है, वो एंगल का नाम DEF विल बी इक्वल टू GFM। दिख रहा है GFM? क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स F बन रहा है, दिख रहा है, सोया हुआ है F। DEF को क्या लिख सकते हो आप? DEF को लिख सकते हो DEG प्लस FEG, ये दोनों एंगल लिख सकते हो ना, क्योंकि ये पूरा एंगल ये दोनों छोटू एंगल का सम है। तो हम लोग लिख देंगे DEF को DEG प्लस FEG, GFM को ऐसे ही रखेंगे। एक एंगल को दो एंगल का सम लिखा, उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। DEG और FEG का वैल्यू क्या है? DEG और FEG का वैल्यू x है, देखो यहाँ पे 1 से मिला है हमको, तो इसकी जगह x, इसकी जगह x। GFM का वैल्यू क्या है? GFM का वैल्यू y है, तो उसके जगह y डाल दिया। फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि ये x और y का वैल्यू आपने यहाँ से लिया है, x प्लस x हो जाएगा 2x, y ऐसे का ऐसा, यहाँ पे 2x में से सिर्फ x रखो, 2 को उधर भेजो, तो 2 वहाँ पे 1/2 बन जाएगा जाके, तो आपको आ जाएगा x इक्वल टू हाफ y। अब यहाँ देखो, ये प्रूव करना है आपको, तो x के जगह पे मैं DEG लिख सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे x के जगह पे DEG इक्वल है ना, तो x के जगह पे मैं DEG लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे वहां पे राइट साइड में EDF दिया हुआ है। EDF ये वाला एंगल है, अब तक ये वाला एंगल हमने यूज ही नहीं किया है, तो हम लोग फिर से पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे DE एंड FG दोनों पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये Z बन रहा है, तो Z के दोनों अंदर के एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूं EDF इज इक्वल टू GFD, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। अब GFD का वैल्यू क्या है? GFD का वैल्यू देखो y है, हम लोगों ने y लिया है यहाँ से, तो GFD के जगह पे y डाल दिया, और रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2। ठीक है, अब EDF चाहिए था ना हमको, दिख रहा है यहाँ पे EDF, तो EDF इक्वल टू y आ गया। ओके, तो यहाँ पे y के जगह पे EDF सब्स्टिट्यूट कर दो, और यहाँ पे x के जगह पर DEG सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो हमको मिल गया DEG इक्वल टू हाफ EDF। कौन सा इक्वेशन यूज किया? ये वाला एंड ये वाला। तो फ्रॉम 1, 3 एंड 4 हम लोग को मिल गया ये फर्स्ट वाला पार्ट, हमने प्रूव कर लिया। ओके, बहुत ही सिंपल था फर्स्ट वाला पार्ट। डिफरेंस ये है कि ये ना इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने याद है डार्क ग्रीन से पहले से बताया कि देखो F बन रहा है, फिर अलग कलर से ये बताया कि Z बन रहा है। तो अगर ऐसा इमेजिन करोगे ना तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। इमेजिन नहीं कर पाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए प्रैक्टिस लगता है इसके लिए। ओके, वीडियो पॉज करके ये फर्स्ट वाला पार्ट आराम से देख के हर एक स्टेप देखकर कॉपी करो, समझो हर एक स्टेप के क्यों किया है। ये वाला पार्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये हमने ये देख के किया है कि ये चाहिए ना, इसमें से चाहिए, तो x के जगह पे DEG फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, फिर y के जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग? देखो y ये रहा यहाँ पे EDF, तो हमने क्या क्या यूज किया? 3, 1 और EDF वाला ये 4, तो फ्रॉम 1, 3, 4 हमको ये मिल गया। ओके, अब हम करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला अलग पेज पे करा रहा हूं, उसके लिए एक थ्योरम लगेगा, पहले थ्योरम समझ लेते हैं क्या होता है। इस थ्योरम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही मैंने बोला तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास इंफॉर्मेशन है कि दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सामने वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके सामने कौन सा एंगल है? ये C, और इसके सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल B। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलता है इफ AB इक्वल टू AC, देखो यहाँ पे AB और AC इक्वल है, देयरफॉर AB के सामने कौन है? एंगल C, AC के सामने एंगल B। तो मैं बोल सकता हूं एंगल C एंड एंगल B भी कॉन्ग्रुएंट है। हो सकता है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज कर लो। ठीक है, वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट साइन कब यूज करते हैं? जब भी आपको शेप कोई भी हो वो सेम दिखाना है तो कॉन्ग्रुएंट, इक्वल टू जब वैल्यू होता है ना तब यूज करते हैं, कंफ्यूज मत हो उसके लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम समझ में आया? अब इसका उल्टा जो होता है ना, थ्योरम का उल्टा, उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ लोग कन्वर्स बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्वर्स बोलते हैं, कुछ भी बोलो, समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब जो यहाँ पे प्रूफ किया ना वो दिया हुआ है, आपको ये मिलता है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं
तो ऐसा दिया होगा कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो कन्वर्स से आपको क्या मिलेगा कि अगर एंगल बी और एंगल सी एक ट्रायंगल में इक्वल है तो एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड है ए सी विल बी इक्वल टू जो भी एंगल सी के ऑपोजिट साइड है ए बी। ये बोलता है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बहुत ही इजी है याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम सिर्फ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस नाम से ही पता चलता है हमको कि दो साइड्स उसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कॉन्वर्स क्या बोलता है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस उल्टा बोलता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट के साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, उल्टा है। ये स्टेप फर्स्ट आ रहा है और ये सेकेंड, यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे जो सेकेंड है वो यहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है 10th उसमें साइड्स इक्वल प्रूव करने बोला है ना, तो हम लोग एंगल यूज करके साइड प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, एंगल यूज करके साइड प्रूव करना है। साइड प्रूव करना है, एक बार क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो, EF इक्वल टू एफ जी प्रूव करना है, EF इक्वल टू एफ जी ये वाले ट्राइंगल में। तो हम लोग एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, फिर वो यूज करके ये साइड इक्वल प्रूव करेंगे। तो एंगल से साइड आ रहा है तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो मैं अलग पेज पे ये डायग्राम बना के बताता हूं कैसे आएगा ये। यहां पे देख लो, ये DE और FG दोनों पैरेलल है और ये जो है उनको काट रहा है ना दोनों लाइन को, तो ये ट्रांसवर्सल है। दिख रहा है Z बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल Z बन रहा है इसलिए। अब देखो यहाँ पे ये एंगल भी x, ये एंगल भी x, दोनों एंगल इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो उनके सामने के साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। अभी ये वाला लाइन देखना ही मत, ये पूरा ट्राइंगल है ना, ये पूरे ट्राइंगल में ये x के ऑपोजिट ये साइड है FG और ये वाले x के ऑपोजिट साइड है EF। तो EF विल बी इक्वल टू FG बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझ में आया? ट्रायंगल ये वाला इमेजिन करना है सिर्फ। कैसे आएगा देखो, ऐसे आएगा ना। आपके इमेजिनेशन के लिए मैंने ये वाला लाइन इरेज किया है, दिख रहा है ये x और ये x ये वाले ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में अगर ये x और ये x दोनों एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, FG, इसके ऑपोजिट साइड है EF, तो EF विल बी इक्वल टू FG। थ्योरम कौन सा लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आया समझ में? पहले यहां पे इन दोनों के बीच में ऑल्टरनेट एंगल से प्रूव किया कि ये x और ये x, फिर ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल आ गए। वो दोनों एंगल से हमको पता चला कि ये साइड भी इक्वल आना चाहिए। तो प्रूफ कैसे लिख देंगे इसका, तो लाइन DE पैरेलल लाइन GF दिख रहा है और ये जो बीच में लाइन है EG वो उनका ट्रांसवर्सल है। तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा DEG और FGE, DEG और FGE ये Z के अंदर के दो एंगल है, ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। अब FGE तो हमको नहीं पता, लेकिन DEG क्या है, DEG x है। ये हमने कहाँ देखा था, देखो यहाँ पे DEG का वैल्यू x है 1 में, तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम 1 और इसको नंबर 5 दे दिया। ठीक है, अब यही फिगर ऐसे बनाया कि इसको इग्नोर किया। आपको नहीं बनाना एग्जाम में, ये सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया। ठीक है, तो अगर चाहिए आपको तो ये जो y वाला पार्ट है वो भी इरेज कर दो। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये तो x पहले से पता था और ये वाला x अभी हमको यहां से पता चला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं FEG एंड FGE, FEG ये वाला एंगल एंड FGE ये वाला एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों x है। FGE x है ये हमको यहां से पता चला नंबर 5 से, और FEG x है, देखो यहाँ पे FEG x है ये हमको 1 से पता चला। ठीक है, तो FEG और FGE दोनों x है। अगर दोनों x है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑपोजिट के जो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो उनके ऑपोजिट साइड्स कौन से हैं, EF एंड FG। ठीक है, तो EF इक्वल टू FG, रीजन क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आपको ये फिगर बार बार नहीं बनाना है, एक ही बार बनाना है, लेकिन यहाँ पे मुझे पेज छोटा पड़ रहा है और मुझे चाहिए कि आपको हर फिगर इमेजिन करके समझ में आए कि क्यों ऐसा आ रहा है, इसलिए मैं बार बार अलग फिगर बना रहा हूं।
आया समझ में? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको चाहिए तो इसको रोटेट करके भी देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। करूं क्या रोटेट? यहां पे देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें बेस है x, यहां पे भी x, तो x के ऑपोजिट कौन है? EF, और ये वाले x के ऑपोजिट है FG। EF इक्वल टू FG। ठीक है, रोटेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने करके बताया। डन? वीडियो पॉज करो, और ये सोल्यूशन का सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए हम लोग यहां पे नीचे लिख देंगे हेंस कॉमा प्रूव्ड, अपने सबसे फेवरेट 2 वर्ड्स कॉमा के साथ। कॉपी कर लो नोटबुक में, ये सेकेंड पार्ट है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। बहुत इजी है, लेकिन ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इमेजिन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा। आ गया समझ में? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। डन? तो आज लेक्चर 2 में हमने क्या क्या किया? लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, और इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, जितने डिटेल में मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन कराया है ना, कोई नहीं कराएगा। 8 का तो मैंने 2 मेथड आपको कराया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, और ऐसा मत सोचो लेक्चर लंबा है मतलब डिफिकल्ट है। लेक्चर लंबा हो रहा है बिकॉज मैं एक एक पॉइंट आपको बार बार समझा रहा हूं, ताकि दिमाग में बैठ जाए, आपको फिगर दिखे और आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मुझे भी चाहिए तो मैं शॉर्ट में आपको ये बता सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म कर दिया है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे ही प्रैक्टिस सेट 3.2 का वीडियो आए आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आए और आप 3.2 का वीडियो जल्दी से देखकर वो भी समझ जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।